कहानी का नाम है कुत्ते की दुआ। राइटर सादत हसन मंटो। आप यकीन नहीं करेंगे मगर ये वाकया जो मैं आपको सुनाने वाला हूं बिल्कुल सही है। ये कहकर शेख साहब ने बीड़ी सुलगाई, 2-3 जोर के कश लेकर उसे फेंक दिया और अपनी दास्तान सुनाना शुरू की। शेख साहब के मिजाज से हम वाकिफ थे, इसलिए हम खामोशी से सुनते रहे। दरमियान में उनको कहीं भी न टोका। आपने वाकया यूं बयान करना शुरू किया। गोल्डी मेरे पास 15 बरस से था। जैसा कि नाम से जाहिर है, उसका रंग सुनहरी माइल भूसल था। बहुत हसीन कुत्ता था। जब मैं सुबह उसके साथ बाग की सैर को निकलता तो लोग उसको देखने के लिए खड़े हो जाते थे। लॉरेंस गार्डन के बाहर मैं उसे खड़ा कर देता। गोल्डी, खड़े रहना यहां, मैं अभी आता हूं। यह कहकर मैं बाग के अंदर चला जाता। घूम फिर कर आधे घंटे के बाद वापस आता तो गोल्डी वहीं अपने लंबे लंबे कान लटकाए खड़ा होता। स्पेनियल जात के कुत्ते आमतौर पर बड़े इतायत गुजार और फर्माबरदार होते हैं, मगर मेरे गोल्डी में ये सिफात बहुत नुमायां थी। जब तक उसको अपने हाथ से खाना ना दूं, नहीं खाता था। दोस्त यारों ने मेरा मान तोड़ने के लिए लाखों जतन किए, मगर गोल्डी ने उनके हाथ से एक दाना तक न खाया। एक रोज इत्तेफाक की बात है, मैं लॉरेंस के बाहर उसे छोड़कर अंदर गया तो एक दोस्त मिल गया। घूमते घूमते काफी देर हो गई। इसके बाद वो मुझे अपनी कोठी पर ले गया। मुझे शतरंज खेलने का मर्ज था। बाजी शुरू हुई तो मैं दुनिया मफीहा भूल गया। कई घंटे बीत गए। दफतन मुझे गोल्डी का ख्याल आया। बाजी छोड़कर लॉरेंस गेट की तरफ भागा। गोल्डी वहीं अपने लंबे लंबे कान लटकाए खड़ा था। मुझे उसने अजीब नजरों से देखा, जैसे कह रहा हो, दोस्त, तुमने आज अच्छा सुलूक नहीं किया मेरे साथ। मैं बेहद नादिम हुआ। चुनांचे आप यकीन जाने मैंने शतरंज खेलना छोड़ दी। माफ कीजिएगा, मैं असल वाकये की तरफ अभी तक आया नहीं। दरअसल गोल्डी की बात शुरू हुई तो मैं चाहता हूं कि उसके मुतल्लिक मुझे जितनी बातें याद हैं आपको सुना दूं। मुझे उससे बेहद मोहब्बत थी। मेरे मुजर्रद रहने का एक बाइस उसकी मोहब्बत भी थी। जब मैंने शादी न करने का तय किया तो उसको खस्सी करा दिया। आप शायद कहें कि मैंने जुल्म किया, लेकिन मैं समझता हूं मोहब्बत में हर चीज रवा है। मैं उसकी जात के सिवा किसी को वाबस्ता देखना नहीं चाहता था। कई बार मैंने सोचा कि अगर मैं मर गया तो ये किसी और के पास चला जाएगा। कुछ देर मेरी मौत का असर इस पर रहेगा, इसके बाद मुझे भूलकर अपने नए आका को मोहब्बत करना शुरू कर देगा। जब मैं सोचता तो मुझे बहुत दुख होता, लेकिन मैंने तय कर लिया कि अगर मुझे अपनी मौत की आमद का पूरा यकीन हो गया तो मैं गोल्डी को हलाक कर दूंगा। आंखें बंद करके उसे गोली का निशाना बना दूंगा। गोल्डी कभी एक लम्हे के लिए भी मुझसे जुदा नहीं हुआ। रात को हमेशा मेरे साथ सोता। मेरी तन्हा जिंदगी में वो एक रोशनी थी। मेरी बेहद फीकी जिंदगी में उसका वजूद एक शिरीनी था। उससे मेरी गैर मामूली मोहब्बत देखकर कई दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे। शेख साहब, गोल्डी कुतिया होती तो आपने जरूर उससे शादी कर ली होती। ऐसे ही कई फिक्रे कसे जाते, लेकिन मैं मुस्कुरा देता। गोल्डी बड़ा ज़हीन था। उसके मुतल्लिक जब कोई बात होती तो उसको फौरन पता चल जाता। उसके कान खड़े हो जाते थे। मेरे हल्के से हल्के इशारे को भी वो समझ लेता था। मेरे मूड के सारे उतार चढ़ाव उसे मालूम होते थे। अगर किसी वजह से मैं रंजीदा होता तो वो मेरे साथ चुहले शुरू कर देता। मुझे खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता। एक बार की बात है, अभी उसने टांग उठाकर पेशाब करना भी नहीं सीखा था। अभी कमसिन था कि उसने एक बर्तन जो कि खाली था थुथनी बढ़ाकर सूंघा। मैंने उसे झिड़का।
तो दुम दबाकर वहीं बैठ गया। पहले उसके चेहरे पर हैरत सी पैदा हुई थी कि ये मुझसे क्या हो गया। देर तक अपनी गर्दन दबाए बैठा रहा, जैसे नदामत के समुद्र में गर्क हो गया हो। मैं उठा, उठकर उसको गोद में लिया, प्यारा, पुचकारा। बड़ी देर के बाद जाकर उसकी दुम हिली। मुझे बहुत तरस आया कि मैंने खामखा उसे डांटा, क्योंकि उस रोज रात को गरीब ने खाने को मुंह न लगाया। वो बड़ा हसास कुत्ता था। मैं बहुत बेपरवाह आदमी हूं। मेरी गफलत से उसको एक बार निमोनिया हो गया था। मेरे ओस्तान खता हो गए। डॉक्टरों के पास दौड़ा, इलाज शुरू हुआ, मगर असर नदारत। मुतवातिर 7 रातें जागता रहा। उसको बहुत तकलीफ थी। सांस बड़ी मुश्किल से आता था। जब सीने में दर्द उठता तो वो मेरी तरफ देखता, जैसे ये कह रहा है, फिक्र की कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। कई बार मैंने महसूस किया कि सिर्फ मेरे आराम की खातिर उसने ये जाहिर करने की कोशिश की कि उसकी तकलीफ कुछ कम है, और वो आंखें मींच लेता ताकि मैं थोड़ी देर आंख लगा लूं। 8वीं रोज खुदा खुदा करके उसका बुखार हल्का हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उतर गया। मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा तो मुझे एक थकी थकी सी मुस्कुराहट उसकी आंखों में तैरती नजर आई। निमोनिया के जालिम हमले के बाद देर तक उसको नकाहत रही, लेकिन ताकतवर दवाओं ने उसे ठीक ठाक कर दिया। एक लंबी गैर हाजिरी के बाद लोगों ने मुझे उसके साथ देखा तो तरह तरह के सवाल करने शुरू किए। आशिको माशूक कहाँ गायब थे इतने दिनों? आपस में कोई लड़ाई तो नहीं हो गई थी? किसी और से तो नजर नहीं लड़ गई थी गोल्डी की? मैं खामोश रहा। गोल्डी ये बातें सुनता तो एक नजर मेरी तरफ देखकर खामोश हो जाता कि भौंकने दो कुत्तों को। लेकिन गोल्डी को अपने हमजिंसों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दुनिया सिर्फ मेरी जात थी। इससे बाहर वो कभी नहीं निकलता था। गोल्डी मेरे पास नहीं था, यानी कि जब तक गोल्डी मेरी जिंदगी में नहीं आया था, तब एक दोस्त ने मुझे अखबार पढ़कर सुनाया। इसमें एक वाकया लिखा था, आप सुनिए, बड़ा दिलचस्प है। अमेरिका या इंग्लिस्तान, मुझे याद नहीं कहां, एक शख्स के पास एक कुत्ता था, मालूम नहीं किस जात का था। उस शख्स का ऑपरेशन होना था। उसको अस्पताल ले गए तो कुत्ता भी साथ हो लिया। स्ट्रेचर पर डालकर उसको ऑपरेशन रूम में ले जाने लगे तो कुत्ते ने अंदर जाना चाहा। मालिक ने उसे रोका और कहा, बाहर खड़े रहो, मैं भी आता हूं। कुत्ता हुक्म सुनकर बाहर खड़ा हो गया। अंदर मालिक का ऑपरेशन हुआ, जो नाकाम साबित हुआ। उसकी लाश दूसरे दरवाजे से बाहर निकाल दी गई। कुत्ता 12 बरस तक वहीं खड़ा अपने मालिक का इंतजार करता रहा। पेशाब पखाने के लिए कुछ वहां से हटता, फिर वहीं खड़ा हो जाता आकर। आखिर एक रोज मोटर की लपेट में आ गया और बुरी तरह जख्मी हो गया, मगर इस हालत में भी वो खुद को घसीटता हुआ वहां पहुंचा जहां उसके मालिक ने उसे इंतजार करने के लिए कहा था। आखिरी सांस उसने उसी जगह ली। यह भी लिखा था कि अस्पताल वालों ने उसकी लाश में भुस भरकर उसको वहीं रख दिया है, जैसे वो अभी भी अपने आका के इंतजार में खड़ा है। मैंने ये दास्तान सुनी तो मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। अव्वल तो मुझे उसकी सेहत ही का यकीन ना आया, लेकिन जब गोल्डी मेरे पास आया और मुझे उसकी सिफात का इल्म हुआ तो बहुत बरसों के बाद मैंने ये दास्तान कई दोस्तों को सुनाई। सुनाते वक्त मुझ पर एक रिक्कत तारी हो जाती थी और मैं सोचने लगता था, मेरे गोल्डी से भी कोई ऐसा कारनामा वाबस्ता होना चाहिए। गोल्डी मामूली हस्ती नहीं है। गोल्डी बहुत मतीन और संजीदा था। बचपन में उसने थोड़ी शरारतें की, मगर जब उसने देखा कि मुझे पसंद नहीं है तो उनको तर्क कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता संजीदगी इख्तियार कर ली, जो तादमे मर्ग कायम रही। मैंने तादमे मर्ग कहा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। शेख साहब रुक गए, उनकी आंखें नमालुद हो गई थीं। हम खामोश रहे। थोड़े अरसे के बाद उन्होंने रुमाल निकालकर अपने आंसू पोंछे और कहना शुरू किया,
यही मेरी ज्यादती है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन शायद इसलिए जिंदा हूं कि इंसान हूं। मर जाता तो शायद गोल्डी की तौहीन होती। जब वो मरा तो रो रो कर मेरा बुरा हाल था, लेकिन वो मरा नहीं था, मैंने उसको मरवा दिया था। इसलिए नहीं कि मुझे अपनी मौत की आमद का यकीन हो गया था। दरअसल वो पागल हो गया था। ऐसा पागल नहीं जैसा आम पागल कुत्ते होते हैं। उसके मर्ज का कुछ पता ही नहीं चलता था। उसको सख्त तकलीफ थी। जांकनी सा आलम उस पर तारी था। डॉक्टरों ने कहा कि इसका वाहिद इलाज यही है कि उसको मरवा दो। मैंने पहले सोचा नहीं, लेकिन वो जिस अजियत में गिरफ्तार था मुझसे देखी नहीं जाती थी। मैं मान गया। वो उसे एक कमरे में ले गए जहां बर्की झटका पहुंचाकर हलाक करने वाली मशीन थी। मैं अभी अपने नहीफ दिमाग में अच्छी तरह कुछ सोच भी न सका था कि वो उसकी लाश ले आए, मेरे गोल्डी की लाश। जब मैंने उसे अपने बाजुओं में उठाया तो मेरे आंसू टप टप उसके सुनहरे बालों पर गिरने लगे, जो पहले कभी गर्द आलूद नहीं हुए थे। तांगे में मैं उसे घर ले आया। देर तक उसको देखता रहा। 15 साल की रिफाकत की लाश मेरे बिस्तर पर पड़ी थी। कुर्बानी का मुजस्मा टूट गया था। मैंने उसको नहलाया, कफन पहनाया। बहुत देर तक सोचता रहा कि अब क्या करूं, जमीन में दफन करूं या जला दूं। जमीन में दफन करता तो उसकी मौत का एक निशान रह जाता। यह मुझे पसंद नहीं था। मालूम नहीं क्यों। यह भी मालूम नहीं कि मैंने क्यों उसको गर्के दरिया करना चाहा। मैंने उसके मुतल्लिक अब भी कई बार सोचा है, मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। खैर, मैंने एक बोरी में उसकी कफनाई हुई लाश डाली, धो धाकर बट्टे उसमें डाले और दरिया की तरफ रवाना हो गया। जब नाव दरिया के दरमियान में पहुंची तो मैंने बोरी की तरफ देखा तो गोल्डी से 15 बरस की रिफाकत और मोहब्बत एक बहुत ही तेज तलखी बनकर मेरे हलक में अटक गई। मैंने अब ज्यादा देर करना मुनासिब न समझा। कांपते हुए हाथों से बोरी उठाई और दरिया में फेंक दी। बहते हुए पानी की चादर पर कुछ बुलबुले उठे और हवा में हल हो गए। नाव वापस साहिल पर आई। मैं उतरकर देर तक उस तरफ देखता रहा जहां मैंने गोल्डी को गर्के आब किया था। शाम का धुंधलका छाया हुआ था। पानी बड़ी खामोशी से बह रहा था, जैसे वो गोल्डी को अपनी गोद में सुला रहा है। ये कहकर शेख साहब खामोश हो गए। चंद लम्हात के बाद हम में से एक ने उनसे पूछा, लेकिन शेख साहब, आप तो खास वाकया सुनाने वाले थे। शेख साहब चौंके। ओह, माफ कीजिएगा, मैं अपनी रूम में जाने कहां से कहां पहुंच गया। वाकया ये था कि मैं अभी अर्ज करता हूं। 15 बरस हो गए थे हमारी रिफाकत को। इस दौरान मैं कभी बीमार नहीं हुआ था। मेरी सेहत माशाअल्लाह बहुत अच्छी थी। लेकिन जिस दिन मैंने गोल्डी की 15वीं सालगिरह मनाई, उसके दूसरे दिन मैंने कमजोरी महसूस की। शाम को यह कमजोरी तेज बुखार में तब्दील हो गई। रात सख्त बेचैन रहा। गोल्डी जागता रहा। एक आंख बंद करके दूसरी आंख से मुझे देखता रहा। पलंग पर से उतरकर नीचे जाता, फिर आकर बैठ जाता। ज्यादा उम्र हो जाने के बाइस उसकी बिनाई और समात कमजोर हो गई थी। लेकिन जरा सी आहट होती तो वो चौंक पड़ता और अपनी धुंधली आंखों से मेरी तरफ देखता और जैसे ये पूछता, ये क्या हो गया है तुम्हें। उसको हैरत थी कि मैं इतनी देर तक पलंग पर क्यों पड़ा हूं, लेकिन वो जल्दी ही सारी बात समझ गया। जब मुझे बिस्तर पर लेटे कई दिन गुजर गए तो उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। मैं उसको अपने हाथ से खिलाया करता था। बीमारी के शुरुआत में तो मैं उसको खाना दे देता था। जब नकाहत बढ़ गई तो मैंने एक दोस्त से कहा कि वो सुबह शाम गोल्डी को खाना खिलाने आ जाया करे। वो आता रहा, मगर गोल्डी ने उसकी प्लेट की तरफ मुंह न किया। मैंने बहुत कहा, लेकिन वो ना माना।
एक मुझे अपने मर्ज की तकलीफ थी जो दूर ही होने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरी मुझे गोल्डी की फिक्र थी जिसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब उसने पलंग पर बैठना भी छोड़ दिया। सामने दीवार के पास सारा दिन और सारी रात खामोश बैठा अपनी धुंधली आंखों से मुझे देखता रहता। इससे मुझे और भी दुख हुआ। वो कभी नंगी जमीन पर नहीं बैठा था। मैंने उससे बहुत कहा लेकिन वो ना माना। वो बहुत ज्यादा खामोश हो गया था। कभी कभी उठकर पलंग के पास आता, अजीब हसरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखता और गर्दन झुकाकर वापस दीवार के पास चला जाता। एक रात लैंप की रोशनी में मैंने देखा कि गोल्डी की धुंधली आंखों में आंसू चमक रहे हैं। उसके चेहरे से हुज़्नो मलाल बरस रहा था। मुझे बहुत दुख पहुंचा। मैंने उसे हाथ के इशारे से बुलाया। लंबे लंबे सुनहरे कान हिलाता हुआ वो मेरे पास आया। मैंने बड़े प्यार से कहा, गोल्डी मैं अच्छा हो जाऊंगा, तुम दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। ये सुनकर उसने बड़ी उदास आंखों से मुझे देखा, फिर सिर ऊपर उठाकर छत की तरफ देखने लगा जैसे दुआ मांग रहा है। कुछ देर वो इस तरह खड़ा रहा। मेरे जिस्म पर झुरझुरी सी तारी हो गई। एक अजीब व गरीब तस्वीर मेरी आंखों के सामने थी। गोल्डी सचमुच दुआ मांग रहा था। मैं सच अर्ज करता हूं, वो सरतापा दुआ था। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन उस वक्त मैंने महसूस किया कि उसकी रूह खुद खुदा के हुजूर पहुंचकर गिड़गिड़ा रही है। मैं चंद ही दिनों में अच्छा हो गया लेकिन गोल्डी की हालत खराब हो गई। जब तक मैं बिस्तर पर था वो आंखें बंद किए दीवार के पास खामोश बैठा रहा। मैं हिलने जुलने के काबिल हुआ तो मैंने उसको खिलाने पिलाने की कोशिश की मगर वो बेसुध। उसको अब किसी शय से दिलचस्पी नहीं थी। दुआ मांगने के बाद जैसे उसकी सारी ताकत जाइल हो गई थी। मैं उससे कहता, मेरी तरफ देखो गोल्डी, मैं अच्छा हो गया हूं, खुदा ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। लेकिन वो आंखें ना खोलता। मैंने 2-3 दफे डॉक्टर को बुलाया, उसने इंजेक्शन लगाए पर कुछ ना हुआ। एक दिन मैं डॉक्टर लेकर आया तो उसने बताया कि इसका दिमाग चल चुका है, यानी कि पागल हो गया है। मैं उठाकर उसे बड़े डॉक्टर के पास ले गया और उसको बरकी ज़र्ब से हलाक करा दिया। मुझे मालूम नहीं कि बाबर और हुमायूं वाला किस्सा कहां तक सही है, लेकिन ये वाकया हर्फ बहर्फ दुरुस्त है।